फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जो सेकंड टॉपिक आता है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, जिनको फायर एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि रात में ये चमकते हैं, ग्लो करते हैं। देखिए मोस्टली जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो समुद्री पानी यानी कि मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और रात में चमकते हैं, ग्लो करते हैं। ठीक है, और चमकने की इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, जिसकी बात हम अगले आने वाले पॉइंट्स में करेंगे। तो इनको डायनोफ्लैजिलेट्स का जो दूसरा नाम है क्या बोलते हैं, फायर एल्गी भी इन्हीं के लिए यूज़ होता है। और डिवीज़न आपको याद रखना है। देखिए ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी MCQ बन जाते हैं। तो डिवीज़न कौन सा है डायनोफ्लैजिलेट का, याद रखेंगे पायरोफाइटा। पायरोफाइटा डिवीज़न है, क्योंकि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि प्लांट लाइक यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में एक तो पड़े क्राइसोफाइटा, दूसरे डायनोफ्लैजिलेट और तीसरे यूग्लेनॉइड्स। तो ये सेकंड चल रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स। प्लांट लाइक इसलिए क्या आया डिवीज़न, अगर एनिमल की बात करते तो क्या आता, फाइलम आता। तो यहाँ पे डिवीज़न पायरोफाइटा। तो वापस आते हैं तो देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्ड है इससे मीनिंग निकल रहा है। डायनो मीन्स दो, टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजला, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनके पास में क्या होते हैं, दो फ्लैजला होते हैं। दो फ्लैजला वाले प्रोटिस्ट क्या कहलाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। इनमें जो फ्लैजला पाए जाते हैं, देखो दो फ्लैजला की बात हो रही है, तो दो फ्लैजला कैसे, एक तो होता है ट्रांसवर्स, ऐसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने सीधा खड़ा हुआ हूँ तो इस तरीके से जो एंगल जाएगा वो क्या होगा, वो ट्रांसवर्स एंगल होता है। और ऊपर से नीचे आते हैं लेंथवाइज, ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो एक फ्लैजला तो ऐसे जाएगा इसकी बॉडी में, और एक आता है ऊपर से नीचे। तो दो फ्लैजला होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक रफली डायग्राम बनाया है इसका, एक डायनोफ्लैजिलेट का। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक जो फ्लैजला है यहाँ से राइज हो रहा है और इस तरीके से इसके पीछे से निकल के ऐसे आ रहा है। तो ये तो कौन सा हुआ, ट्रांसवर्स फ्लैजला हुआ। और एक ये ऊपर से जो है लेंथ वाइज नीचे जा रहा है इस तरीके से, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला। तो दो फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर, जिनकी बात भी हम इसमें आगे आने वाले टॉपिक इसमें पॉइंट में डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो फ्लैजला पाए जाते हैं, इसलिए डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो आ रहा मोस्टली मैरीन। मोस्टली मैरीन मतलब कि अधिकतम तो डायनोफ्लैजिलेट्स की जो स्पीसीज है वो मैरीन समुद्री पानी में मिलेगी, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिल जाती हैं। और पानी में भी कहाँ मिलते हैं, फाउंड ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। पानी का जो सरफेस है ऊपर की तरफ मिलते हैं फ्लोट करते हुए। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो प्लांट, प्लैंक्टन्स मतलब क्या, जो पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। तो सरफेस पर तैरते हुए पैसिवली ये पाए जाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, पहले बताया था। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड और ब्लू डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। भाई ये इतने अलग अलग डिफरेंट काइंड के कलर के हो सकते हैं, जैसा उनके अंदर पिगमेंट होगा। डायनोफ्लैजिलेट की स्पीसीज के अंदर जैसा उसके अंदर पिगमेंट पाया जाएगा, उसी तरीके से क्या होगा, वो दिखने में उसी कलर के होंगे। और पिगमेंट में कौन कौन से आ सकते हैं भाई, क्लोरोफिल ए हो सकता है, सी हो सकता है, कैरोटीन हो सकती है और ज़ैंथोफिल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ पिगमेंट, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो मैंने लिखे, ये पिगमेंट ये यहाँ पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जो पिगमेंट है तो पिगमेंट क्या कर सकता है, पिगमेंट जो है लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी की हेल्प से प्लांट जो है क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो इसके पास पिगमेंट है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए इनका न्यूट्रिशन जो हो जाएगा मेनली कैसा है, होलोफिटिक। होलोफिटिक मतलब प्लांट के जैसा। प्लांट के जैसा प्लांट कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकते हैं। कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिए डायनोफ्लैजिलेट कोई एक सिंगल स्पीसीज नहीं है, एक ग्रुप है पूरा का पूरा। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। ठीक है, अगला आगे बात करते हैं, मेन पॉइंट आ गया, देखिए फ्लैजला वाला आ गया मेन पॉइंट। तो दे हैव टू फ्लैजला, इसीलिए क्या बोलते थे, डायनोफ्लैजिलेट्स। एक ट्रांसवर्स फ्लैजला है जो इस तरीके से राइज हो रहा है, पीछे से आ रहा है ऐसे, और ये एक आ रहा है, वन इज लॉन्गिट्यूडनल, एक इस तरीके से है। अब यहाँ पर इसमें डिटेल में जाने की बात यह है कि देखिए जहाँ से इस फ्लैजला की बात कर रहे हैं तो ये एक ग्रूव के अंदर है,
ये फ्लैजला जो है यहाँ पर एक ग्रूव, एक नाली टाइप जो है उसके अंदर है। ऐसे ही ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला ये भी इस तरीके से पाया जा रहा है। अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए एक हमने एक रॉड ली जैसे, अब रॉड के ऊपर क्या कीजिए आप कैप लगाइए, एक ऊपर से आपने कैप लगाई, ठीक है, इस तरीके से आपने कैप लगा दी इसके नीचे से, और एक कैप जो है आपने ऐसे ऊपर से लगा दी इसके में, ठीक है, ऐसे लगा दी। अब यहाँ से जो बीच वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये खाली एरिया, ठीक है। अब ये क्या है, इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ये कम वाला है इधर, यानी कि ऊपर कवरिंग है नीचे कवरिंग है लेकिन बीच में कवरिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ग्रूव हो गया, ये क्या हो गया, ग्रूव हो गया। जैसे पानी मिट्टी में जैसे पानी बह रहा है तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वहाँ पे एक नाली टाइप बन जाता है, गहरा हो जाता है वहाँ से रास्ता, तो वो क्या होगा, एक तरह से ग्रूव हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रूव पाए जाते हैं। एक तो इस तरह का ग्रूव है, यानी कि जो बॉडी है इसकी एक ऊपर है, देखो ऊपर वाला जो एरिया है ये ऊपर वाला हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिथीका, इस पोर्शन को बोलते हैं एपिथीका। और जो नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, इस ग्रूव से नीचे वाला, इसको बोलते हैं हाइपोथीका, हाइपोथीका, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है कि एक तो ग्रूव, एक खांच की तरह एक ग्रूव जो है, खाली जो स्पेस है ये अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। ऊपर कवरिंग है नीचे कवरिंग है लेकिन बीच में यहाँ पे जैसे कवरिंग नहीं है तो अंदर की तरफ है ऐसे। तो ये वाला जो ग्रूव है, इस वाले ग्रूव को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्कस, सल्कस, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जिसके अंदर ट्रांसवर्स फ्लैजला पाया जा रहा है। जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजला। देखिए यहाँ से राइज हुआ है और इसके तरीके से पीछे से होता हुआ ऐसे आ गया, दिखा रखा है ऐसे, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, भाई खाली जगह है, देखो यहाँ पर कवरिंग आ रही है, ये इधर कवरिंग आ रही है, ये कवरिंग एक्चुअली में क्या है, सेल वॉल है जो अगला पॉइंट आ रहा है इसमें। तो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, जो ग्रूव है ये वाला जो ग्रूव है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगुलम, इसको बोलते हैं सिंगुलम या फिर एनुलस भी बोल देते हैं, सिंगुलम या एनुलस बोलते हैं इस लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव है इसको। अब ये एक तरह से वही है जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी देते हैं तो वो एक नाली टाइप जो होती है जिसमें पानी जाता है खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर, तो उस तरीके से ग्रूव एक गहरी एक नाली टाइप होती है इस तरीके से। इसी तरीके से क्या होता है, स्पेस की तरह एक अंदर की तरफ ग्रूव है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलम बोलते हो। तो इसमें सिंगुलम से में से कौन निकल रहा है, यहाँ से ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला है वो निकल रहा है ऐसे। अब ये दो फ्लैजला जो हैं ये क्या करते हैं, देखिए फ्लैजला का मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करेगा, उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो जब फ्लैजला आ गए यहाँ पर, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला आ गया और एक ट्रांसवर्स फ्लैजला आ गया ऐसे, तो क्या हो गया, दो फ्लैजला एक साथ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इनकी इस तरीके की मूवमेंट से क्या होता है, जैसे चाबुक होता है, ठीक है, विप होता है चाबुक, उसको हिलाते इस तरीके से घूमता है, तो ये हिलते हुए चाबुक की जैसी मूवमेंट दिखाता है। तो ये वाली जो मूवमेंट कहलाती है ये व्हर्लिंग विप लाइक मूवमेंट ये करते हैं। इनका जो लोकोमोशन है वो कुछ इस तरीके का होता है, हिलते हुए चाबुक के समान। तो एक एक्चुअल में क्या होता है कि ये हिलते हैं चाबुक की तरह ये फ्लैजला, और ये जो है इस तरीके से घूमता हुआ, जैसे एक ड्रम होता है, बाल्टी होती है, इस तरीके से घूमते हुए जब ऊपर से फेंकते हैं कहीं ढाल से तो ऐसे गिरती भी आती है घूमती भी, तो इस तरीके से क्या होता है, घूम घूम के इस तरीके से चलते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, व्हिर्लिंग विप भी इनको कहते हैं, इनके मूवमेंट के कारण इस तरह का मूवमेंट इनका होता है डायनो फ्लैजलेट्स का, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, इनकी बीटिंग के कारण, इनके हिलने के कारण क्या होता है, व्हिर्लिंग विप लाइक मूवमेंट है, और इसलिए इनको व्हिर्लिंग विप भी कहा जाता है डायनो फ्लैजलेट्स को, ठीक है। उसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो देखिए ऊपर का जो ये एरिया दिखाया था जिसको एपिथीका बोल रहे, नीचे हाइपोथीका, तो ये क्या है, एक तरह से इसके ऊपर कवरिंग है। जैसे एग्जांपल दिया था कि इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया है, एक कैप की तरह चढ़ाया है इसके ऊपर ऐसे, तो ये जो कवरिंग है ऐसी एक कवरिंग ऊपर की साइड में है, एक कवरिंग इस तरीके से है नीचे की साइड में,
एपिथिका, हाइपोथिका। तो ये जो सेल, ये क्या है, कवरिंग एक तरह की, ये क्या है, सेल वॉल है। और सेल वॉल बनी किसकी है, सेलुलोज की बनी है। भाई सेल वॉल पाई जा रही है वो भी सेलुलोज की तरह, तो फीचर कैसा हुआ, प्लांट लाइक हो गया। इसलिए किस में आते हैं, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो ये सेल वॉल है ये पूरी पूरी ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, नीचे भी देख रहे हो, तो ये सारी सेलुलोज की बनी हुई है। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि प्लेट्स में डिवाइड है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा एक कंटिन्यूअस है, यहाँ से प्लेट्स में डिवाइड है, ऐसे एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट यहाँ से ये होगी, तो ये क्या है, प्लेट्स में डिवाइड है। अगर आपको कोई बोलता है कि अपने जैसे किसी बॉडी पे क्या करें, पेपर से ढकनी है, लेकिन पेपर क्या है, आपको A4 साइज़ के दिए हैं, पेजेस दिए हैं, पूरा एक कंटिन्यू पूरा लंबा चौड़ा पेपर नहीं दिया, अलग अलग टुकड़ों में दिया है। तो आप जब उसको लगाएंगे पेपर को बॉडी पे, तो क्या होगा, जिस तरह की बॉडी आपको अलग अलग दिखाई देगी, टुकड़ों में दिखाई देगी पेपर के साथ में, इसी तरीके से इनकी बॉडी भी क्या होती है, सेल वॉल कंटिन्यूस नहीं है, ये जो है प्लेट्स की में डिवाइड रहती है, सेलुलोज की प्लेट्स में। ठीक है, कुछ अगर ओरिजिनल डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का है, जो कि प्लेट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लेट्स में बॉडी डिवाइड रहती है। तो ये जो प्लेट्स की तरह जब बॉडी डिवाइड रहती है तो ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आप देखते हैं कि मूवी वगैरह देखी हो जिसमें ट्रेडिशनल वार होते थे, युद्ध होते थे, उसमें क्या करते थे, कवच वगैरह पहन के जाते थे। लड़ने वाले जो सिपाही होते थे क्या करते थे, वो कवच पहन के जाते थे। तो कवच पहन ऐसा लगते हैं कि इन्होंने जैसे कवच पहना हुआ है, और कवच के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आर्मर्ड। ठीक है, तो ऐसा लगता है अपनी इस सेल वॉल जो टुकड़ों में पाई जा रही है, प्लेट्स में पाई जा रही है, तो कैसे दिखाई देते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आर्मर्ड, इस तरीके से दिखाई देते हैं, कवच पहने हुए। इसलिए इन डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं, या फिर आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स कह सकते हैं। ठीक है, इन फीचर की इस सेल वॉल के प्लेट्स में डिवाइड होने के कारण। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो हिस्टोन प्रोटीन इज अब्सेंट इन इट्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में क्या नहीं पाई जा रही, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जा रही। अब हिस्टोन प्रोटीन का क्या मतलब है, ये पॉइंट क्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उनमें क्या रहता है कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से स्ट्रक्चर उसका डेवलप होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है, तब जाके क्रोमोसोम बनता है, एक ट्रू क्रोमोसोम। लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसलिए जो है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में एक ट्रू क्रोमोसोम वहाँ पर प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट्स, ना कि पूरा प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजिलेट्स का जब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो यूकैरियोट तो में तो आएगा। लेकिन जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए निगेटिवली चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाती है। लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती, इसलिए ट्रू क्रोमोसोम तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये ट्रू, एक तरह से बोलते हैं ना यूकैरियोट, ट्रू जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें क्या है, मीजोकैरियोट। मीजो मतलब क्या हो गया, मीजो मतलब बीच का एक तरह से आधा, कैरियोट तो पूरी तरह से हाईली डेवलप, एक तरह से बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे कि ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्योंकि ये यूकैरियोट के अंदर आ रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अगला वो नाम क्या हो गया, मीजोकैरियोट। तो कितने नाम हो गए, एक तो मीजोकैरियोट बोल सकते हैं, आर्मर्ड एल्गी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और जो है वेल्डिंग विप कह सकते हैं इनको, फायर एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है ये आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बात की इनके स्ट्रक्चर की, कि बॉडी जो है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, अब देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं हम, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं डायनोफ्लैजिलेट से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहले कि डायनोफ्लैजिलेट शो बायोल्यूमिनेसेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स। अब देखिए जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमकना, और जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चमकता है,
ठीक है, तो उसके लिए बायो वर्ड यूज़ हो जाता है, तो बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो चमकने की जो प्रॉपर्टी है, ग्लो करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, क्यों क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, एक सिंगल सेल है एक तरह से, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो इनकी सेल के अंदर क्या है कि भाई जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या मिलते हैं, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स। फोटो मीन्स क्या, लाइट, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और जेनिक का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करने वाले ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब ये दानेदार जो चीज़ होती है कुछ, ठीक है। तो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, इसलिए जो है डायनोफ्लैजिलेट्स रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नाइट लाइट भी कहते हैं। नाइट लाइट, रात में चमकते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। समुद्र में जैसे आप देख सकते हैं साइड में एक इमेज आ रही होगी, तो ये क्या है, रात में जो है इस तरीके से चमकते हुए दिखाई देते हैं। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बायोल्यूमिनेसेंस। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं जैसे गोनियोलेक्स और नॉक्टिलुका, ठीक है, नॉक्टिलुका के लिए क्या बोलते हैं, सी घोस्ट भी बोलते हैं। रात में चमकता है इसलिए क्या बोलते हैं, सी घोस्ट बोलते हैं। और रात में चमकने की प्रॉपर्टी की वजह से ही डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, फायर एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, और सी घोस्ट किसको बोलते हैं, नॉक्टिलुका, जो कि एक स्पीसीज है, किसके अंदर आ रही है, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर। अब बात आते हैं कि जैसे गोनियोलेक्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गोनियोलेक्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बहुत तेज़ी से क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और जिससे क्या होता है कि जो सी का जो सरफेस है, वाटर के सरफेस से पाए जाते हैं, तो जो वाटर है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का। तो जब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तब वो एरिया पूरा समुद्र का लाल दिखाई देता है। तो इस तरह के एरिया को क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं, रेड टाइड। ये रेड टाइड की इमेज भी आपके साइड में आ रही होगी इस तरीके से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड टाइड का। तो पूछ सकता है आपसे कि रेड टाइड किसकी वजह से बनते हैं। अगर ऑप्शन में गोनियोलेक्स है तो गोनियोलेक्स लिख सकते हैं, नहीं तो डायनोफ्लैजिलेट्स का सीधा सीधा आता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से क्या होता है, रेड टाइड होता है, बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है इसके अंदर। आखिरी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सम डायनोफ्लैजिलेट्स, कुछ डायनोफ्लैजिलेट जैसे गोनियोलेक्स है, और भी हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ गोनियोलेक्स की बात की है। तो गोनियोलेक्स प्रोड्यूस ए टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या होता है, जहर, पॉइजन। तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं सी वाटर में। इस टॉक्सिन को क्या बोलते हैं, सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, सी वाटर में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इस टॉक्सिन को। ये टॉक्सिन जो होती है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्टिब्रेट्स स्पेशली, जैसे फिश हुई, ठीक है, और जैसे हम भी हुए, हम तो यही नहीं कि पानी के अंदर, पानी से बाहर हैं हम तो, ठीक है, लेकिन क्या है कि जब फिश के अंदर क्या हो जाती है, इकट्ठी होगी, जो सी फूड खाते हैं, तो वहाँ से क्या हो सकता है कि अगर इनके ये जो टॉक्सिन है ये उस फिश वगैरह के अंदर, या कोई और एनिमल जिसको ह्यूमन जो है कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उसी को अगर कंज्यूम किया, मान लीजिए फिश के अंदर ये टॉक्सिन इकट्ठी हो गई, ठीक है, अब उसको क्या किया कि उसको कंज्यूम कर लिया ह्यूमन ने, आदमी ने कंज्यूम कर लिया, तो आदमी के अंदर खतरा हो जाता है पैरालाइसिस होने का। और इस तरह की जो डिजीज़ है, जो पैरालाइसिस होती है सेक्सी टॉक्सिन से, उसको बोलते हैं पीएसपी, मीन्स पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, इसको बोलते हैं। शेलफिश जो कि जिसके अंदर सेक्सी टॉक्सिन इकट्ठी हो जाती है, उस शेलफिश को खाने से ये जो है बीमारी हो जाती है, जो कि गोनियोलेक्स प्रोड्यूस करता है इस टॉक्सिन को। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। वो अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जो थर्ड कैटेगरी आती है, वो है यूग्लेनॉइड्स। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जो लास्ट है, तीसरा नंबर है, वो है यूग्लेनॉइड्स, जिसका जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो है यूग्लिना, नाम सुना होगा, जिसके उसी के बारे में बात करने वाले हैं, यूग्लेनॉइड्स की। तो यूग्लेनॉइड्स क्या है, यूनिसेलुलर। देखिए जो प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर तो आएगा ही, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, यानी कि इनके फ्लैजला पाया जाएगा। किस तरह का फ्लैजला पाया जाता है वो भी बात करेंगे उसकी। तो
तो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखिए मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे रिवर, जैसे पॉन्ड, यहाँ पे लिखा जैसे स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी जो होता है, ठीक है, पॉन्ड का जैसे रुका हुआ पानी है, नॉर्मल कोई पानी रुका हुआ वहाँ मिल सकता है, डैम्प सोयल एक्सेट्रा इस तरह की जगह पर मिल जाते हैं। ये जो है देखिए ये है मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट है तो इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और पिगमेंट इनके कैसे हैं, जैसे हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, वो जिस तरीके से पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, इस तरीके से पिगमेंट इनमें भी पाए जाते हैं। तो अगर सनलाइट है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब सनलाइट नहीं होती, अब्सेंट होती है, सनलाइट नहीं होती, तो हिट्रोट्रोपिक की तरह ये बिहेव करते हैं, दूसरे जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं इनसे उनको क्या करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने बात की, इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, ठीक है। और यूग्लिना के अगर स्ट्रक्चर की देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसका, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये बोले कि सेल वॉल इज अब्सेंट बट ए कवरिंग, कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेलिकल इज प्रेजेंट। यानी कि जैसे अब तक हमने बात की थी कि जब भाई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, अभी तक हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े थे, हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े, उनमें क्या थी, सेल वॉल पाई जा रही है, ठीक है, एक की सिलिका की बनी थी और एक की सेलुलोज की। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की बनी हुई, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, कैसी, प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है ऊपर की साइड में, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ एक कवरिंग होती है, जैसे बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या होती, प्रोटीन की, प्रोटीनेशियस इन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की बनी एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। अब ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और जो है जो लचीली होती है। तो बॉडी जो होती है इसकी, जो यूग्लिना है भाई यूनिसेलुलर है, तो बॉडी क्या रहती है, एक तरह से की लचीली रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है आराम से, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहती है इसकी वजह से। अगली बात देखते हैं, तो एंटीरियर साइड, एंटीरियर मतलब देखिए आगे का, देखो वर्ड आता है एंटीरियर, तो एंटीरियर क्या होता है, चलते हुए जो आगे होता है, ठीक है, चलते हुए जैसे मूवमेंट कर रहा है, तो ये अगला पार्ट है, तो ये रहा एंटीरियर, और पिछला जो पोर्शन रहता है वो कहलाता है पोस्टीरियर, ठीक है, वो पोस्टीरियर। और जैसे अगला फ्रंट पोर्शन होता है वो वेंट्रल होता है और पिछले वाला डोर्सल होता है। तो ये रहा इसका एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर बोल रहा है कि एंटीरियर साइड पर क्या होती है, कैविटी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्वेयर बोलते हैं। तो ये जो कैविटी पाई जा रही है यहाँ पर, ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वेयर बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि रिजर्वेयर के बेस से, रिजर्वेयर का बेस कहाँ है, ये रहा रिजर्वेयर का बेस, ये, ठीक है। रिजर्वेयर के बेस से दो फ्लैजला अराइज होते हैं, दो फ्लैजला, ठीक है भाई, पहले बोला था कैसे है, फ्लैजलेट प्रोटिस्ट हैं, तो दो फ्लैजला निकलते हैं। पहले क्या भाई, दो फ्लैजला, यहाँ पे बेसल ग्रेनुल्स होते हैं इस तरीके से, तो एक फ्लैजला निकलता है ऐसे, लंबा फ्लैजला होता है एक, तो ऐसे, ठीक है। एक छोटा फ्लैजला होता है जो यहीं तक ही रह जाता है, अंदर तक ही, रिजर्वेयर के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो ये रहा बड़ा फ्लैजला, ठीक है, लॉन्ग फ्लैजला, क्या रहा, एक तो रहा लॉन्ग फ्लैजला और एक रहा शॉर्ट फ्लैजला। तो जो लॉन्ग फ्लैजला है, ये जो लंबे वाला जो फ्लैजला है, ये तो फंक्शनल होता है, ठीक है। फंक्शनल का मतलब भाई फ्लैजला का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट करना, तो ये तो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ये काम का है, फंक्शनल है। लेकिन जो शॉर्ट फ्लैजला है ये फंक्शनल नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल है। ये रहा यहाँ पर छोटा जो फ्लैजला होता है वो नॉन फंक्शनल है। कहाँ से अराइज हो रहे हैं, बेसल ग्रेन्यूल से अराइज हो रहे हैं। बेसल ग्रेन्यूल कहाँ है, रिजर्वियर के बिल्कुल बेस पर है, ठीक है, रिजर्वियर के बिल्कुल बेस पर है। अगली बात करते हैं, तो देखिए जो मूवमेंट होती है इनकी, एक तो किससे होगी, एक तो फ्लैजला से होगी। फ्लैजला क्या करता है, इस तरीके से चाबुक होता है, इस तरीके से, जैसे आप रस्सी पकड़े हाथ में इस तरीके से घुमाएं तो कैसे घूमती है, इस तरीके से स्पिन करती है, घूमती है। इसी तरीके से ये अपना फ्लैजला भी क्या है, इस तरीके से घुमाते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं कि बॉडी भी पूरा पूरा इस तरह से रोटेट होके ये क्या करते हैं, पूरा पूरा मूवमेंट अपनी करते हैं। फ्लैजलर मूवमेंट कहलाती है जो फ्लैजला के
हेल्प से की जाती है। इसके अलावा भी क्या होता है, बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, इस तरीके से ये क्रॉस, इस तरीके से कुछ मसल्स की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे क्रॉस स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं जिनको मायोनीम्स कहते हैं, जिनको मायोनीम्स कहते हैं। इनकी हेल्प से भी जो युगलिना है वो मूवमेंट कर सकता है। कैसे करता है, क्रीपिंग मूवमेंट कर सकता है। कैसे, सिकुड़ना, जैसे अर्थवॉर्म आपने देखा है कैसे करता है अर्थवॉर्म, नॉर्मल इस तरीके से उंगली को देखेंगे आप तो क्या करता है, इस तरीके से खिसकता है ऐसे और फिर छोड़ता है, खिसकता है ऐसे, ऐसे छोड़ता है। तो ये भी क्या करता है, ये ऐसे सिकुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे इसने सिकुड़ा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया और आगे से बॉडी छोड़ देता है, फिर आगे से क्या करेगा, सिकुड़ेगा फिर छोड़ देगा। तो ये वाली जो मूवमेंट होती है इसको युगलेनॉइड मूवमेंट कहते हैं। युगलिना की मूवमेंट जो है ये बहुत ही स्लो होती है। ये जनरली, ये बस एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ी स्लो होती है। और फ्लैजला जो है मेन ऑर्गन है जो मूवमेंट का, वो जो है फ्लैजुलर मूवमेंट जो काफ़ी तेज होती है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस। ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, तो ऑस्मोसिस किससे रिलेटेड है, वाटर से, पानी से रिलेटेड है। तो बॉडी में पानी कितना चाहिए, कितना स्टोर करना है, कितना निकालना है, वो सब कौन करता है भाई, इस तरीके का काम कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख रहा है। क्योंकि स्पेशल कोई ऑर्गन तो है नहीं इनके पास, जैसे हमारे पास क्या है, किडनी है हमारे पास, ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, तो इन पे क्या वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, वाटर के बैलेंस को कंट्रोल करके रखते हैं। यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, फट के यहाँ पर पानी को रिजर्वियर में निकाल देता है और बाहर चला जाता है, ठीक है। स्टोर फूड की बात करते हैं तो जैसे हमने पढ़ा स्टोर फूड, उसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होती हैं, स्टार्च होता है, प्लांट के जैसा बिल्कुल। लेकिन स्टोर फूड कैसा है, पैरामाइलम और फैट, यानी कि ट्रू बिल्कुल स्टार्च नहीं है, प्लांट के जैसा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो यूग्लेनॉइड्स हैं, इनको जो है पहले कहाँ रखा गया था, पहले प्लांट किंगडम के साथ में रखा गया था, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनको क्या कर दिया था, प्लांट किंगडम के साथ में रख दिया था, प्लांट के साथ में रखा था। लेकिन बाद में जब पता चला कि ना तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है, तो एनिमल जैसा हो गया, और न्यूट्रिशन जो है इनका वो भी कैसा है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में तो चलो ऑटोट्रोपिक है, लेकिन जो है सनलाइट नहीं होती तो कैसे बिहेव करते हैं, ये हेटेरोट्रोप की तरह काम करते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दोनों की तरह काम कर सकते हैं। वर्ड यूज होता है इसके लिए मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक। तो मिक्सोट्रोफिक इनके न्यूट्रिशन को कह देते हैं। तो बाद में कहाँ पे रख दिया इनको, एनिमल किंगडम के साथ में रख दिया। एक तो इनका स्टोर फूड भी प्लांट के जैसा नहीं है, ठीक है, इस वजह से प्लांट किंगडम से निकाल के इनको एनिमल के साथ में रखा था, ठीक है। और बाद में क्या किया, बाद में पता लगा कि ना तो बिल्कुल ये प्लांट जैसे हैं ना ही बिल्कुल एनिमल जैसे, तो बाद में RH विट्टेकर के अकॉर्डिंग कहाँ रखा गया इनको, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम से बिल्कुल अलग करके कहाँ पे रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया इनको, यूग्लेनॉइड्स को, ठीक है। और आगे जब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो आप इसको, जो प्रोटिस्टा पढ़ते हैं वो एनिमल किंगडम में जो पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा से पहले पढ़ेंगे, यानी कि जूलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे इसको। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, इनके जैसे ही पिगमेंट, ये इस तरह के पिगमेंट यूग्लिना के अंदर पाए जाते हैं। तो ये था यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। अब यूग्लिनॉइड्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ, एक इनसे लाइट के लिए बता देता हूँ कि ये सेंसिटिव किस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर फोकस कर देखिए, तो देखिए ये जो है, ये रहा बड़ा फ्लैजला है, लॉन्ग फ्लैजला, जो कि फंक्शनल है, ठीक है। ये लॉन्ग फ्लैजला कैसा है, फंक्शनल है। तो इस पे क्या पाया जाता है, यहाँ पर इसके बेस पर यहाँ क्या पाई जाती है, एक सेंसिटिव ऑर्गन पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजुलर बॉडी। ये जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई सिलेबस में नहीं है, इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे। पैराफ्लैजुलर बॉडी, ठीक है,
पैराफ्लैजुलर बॉडी पाई जाती है कहाँ पर, जो लॉन्ग फ्लैजुला है उसके बेस पर पाई जाती है, ठीक है। और इधर की साइड में क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके जस्ट अपोजिट में मिलता है यहाँ पर होता है आई स्पॉट, ठीक है। आई स्पॉट होता है, देखिए लिखा हुआ है कि एंटीरियर साइड पर क्या कैविटी भी पाई जाती है जहाँ फ्लैजुला राइज होते हैं, और वहीं पर क्या होता है कि एंटीरियर साइड पर आई स्पॉट भी पाया जाता है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये क्या है, ये रहा आई स्पॉट जिसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे, अब देखिए जो यूग्लिना होता है वो लाइट के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है काफ़ी। जहाँ से लाइट आती है उधर की तरफ मूव करता है। मान लीजिए सामने से लाइट आ रही है तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है सामने से, यूग्लिना यहाँ रहा, तो ये क्या करेगा, इसी की तरफ, इसके तरफ ऐसे ये ऐसे रोटेट करता हुआ इस तरीके से क्या करता है, सामने जाता है। मान लीजिए यहाँ से लाइट हटा दी और लाइट हटा के किधर से, इधर से डालनी शुरू कर दी, ऊपर से नीचे ऐसे, तो ये क्या करता है, इसमें शॉक रिएक्शन, झटका सा लगता है, इधर उधर क्या करेगा, घूमना शुरू कर देता है। तो ये जिस तरफ से लाइट आती है उधर की तरफ क्या करेगा, अपने आप को रीओरिएंट कर लेता है। कैसे करता है, देखिए जब यहाँ पर ये जो पैराफ्लैजुलर बॉडी है सामने से सीधा, भाई सीधी जब मूवमेंट तब करता है जब पैराफ्लैजुलर बॉडी पे कंटिन्यूसली सीधी सीधी लाइट पड़ती रहेगी। लेकिन जब इधर से लाइट आती है तो इस आई स्पॉट जो होता है इसकी परछाई कहाँ पड़ती है, पैराफ्लैजुलर बॉडी पे पड़ती है। इससे इसको पता लग जाता है कि जो लाइट है वो सामने से तो नहीं आ रही, तो उससे क्या करता है, वो अपने आप को रीओरिएंट करता है, जिधर से लाइट आती है उधर की तरफ अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से क्या करते हैं, ये जो पैराफ्लैजुलर बॉडी है इसके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक कि आपके किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कंप्लीट होते हैं। यूग्लेनोइड्स हो गया आपका, ये डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, और पहले नंबर पे था क्राइसोफाइट्स, वो भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की।